हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद सुनील सिंह में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे केंद्र शासित योजना NMMS की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, इससे रिगार्डिंग पहला वीडियो जो मैंने अपने चैनल से डाला था। सबसे पहले तो मैं उसके लिए सभी को, जिन लोगों ने उसको उम्मीद से अधिक वॉच किया, व्यूज आए, सब्सक्राइब किया, उसके लिए विशेषतः धन्यवाद। देखिए, इस तरीके की कोई भी सोच लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं और उसको इस तरीके की सराहना मिलती है तो उससे विशेषतः कुछ बल मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक तरीके की ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं सबको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम भी थी। उस वॉइस प्रॉब्लम के चलते भी आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए विशेषतः धन्यवाद। और हम शुरू करेंगे पुनः वहीं से, क्योंकि उसमें कुछ लोग ये बार बार कह रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, तो पुनः 1 मिनट लेते हुए मैं वहीं से शुरू करूंगा। ये NMMS योजना जो है, नेशनल मेरिट मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, एक केंद्र शासित योजना है। 2008 से इसको केंद्र ने चलाया हुआ है, विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे योग्य हैं और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनका परिवार उनकी शिक्षा रेगुलर जारी रख सके। यही केवल कंटेंट था, यही केवल उद्देश्य था केंद्र सरकार का कि ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या फिर उनका परिवार सक्षम नहीं है उनको शिक्षा दिलाने के लिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप लोग ये सोचोगे कि इस योजना का क्या कोई बड़ा महत्व नहीं है, 1000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं या इतना इंपॉर्टेंट ये विषय नहीं है। देखिए, आपका बच्चा या किसी भी आपके पड़ोसी का बच्चा जो पढ़ने में बड़ा योग्य है, 7th क्लास या फिर 8th क्लास पास आउट होता है या फिर 8th क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसको अपने आर्थिक कारणों के चलते शिक्षा ब्रेक करनी पड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए वो कितना पैसा उस समय कमा सकता है। मैक्सिमम उसको नौकरी मिलेगी किसी चाय के स्टॉल पर, ढाबे पर, यही सब नौकरियां उसको मिल सकती हैं, और मैक्सिमम 1000 से 1500 रुपये उसको मंथली दे भी सकते हैं वो लोग। यदि आपको थोड़ी सी मेहनत से वो बच्चा 1000 रुपये सरकार उसको दे दे और उसकी शिक्षा भी रेगुलर चलती रहे और उसकी योग्यता एक दिन इस देश के काम आ जाए, उसके अपने काम आ जाए, तो उसमें बुराई क्या है। देखो, मैं हमेशा से मानता हूं, मेरी पर्सनल सोच भी ये है कि हमको अपने पड़ोसी से या फिर किसी भी व्यक्ति से स्पर्धा जरूर रखनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए मेरा विनम्र अनुरोध पहले वीडियो में भी था, इस बार भी है, यदि आपका भाई, बेटा या फिर बच्चा नहीं है तो आप अपने पड़ोसी या फिर किसी भी ऐसे आपके परिवेश में जो बच्चे योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, उनको जरूर इस योजना के बारे में बताएं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के मन में यह भी आता है कि हमारे विशेष काम की योजना नहीं है। मैं लिख कर दे सकता हूं या फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को कुछ विशेष कराना चाहते हैं भविष्य में, तो इस योजना का बहुत खास महत्व आपके लिए। थोड़ा सा आप जानिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये उम्मीद करते हैं कल वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, यहां तक कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो बड़े पदों पे जाएं, IAS जैसी परीक्षा दें। थोड़ा सा आप अपने आप को रिवाइज करें और सोचें, यदि आपका बच्चा 12th पास आउट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो पढ़ता क्या है? वो यही पढ़ता है ना जो वो पढ़ चुका है। आप सब बातों को छोड़िए, यदि आपका बच्चा IAS की तैयारी करने दिल्ली चला जाता है, तो 1.5 से 2 लाख या 5 लाख रुपए तक फीस वहां जमा करने के बाद आपको सबसे पहली प्राथमिकता या फिर सबसे पहली गाइडलाइन यही जारी की जाती है कि आप 6 to 10 तक NCERT पढ़िए, सिविक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सब पढ़ करके आइए, तब हम आगे बात करेंगे। जब हमको सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब का NCERT ही पढ़ना है, 9th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड का पढ़ना है, तो हम अपने बच्चे को ये चीजें तभी क्यों नहीं पढ़ाते जब वो 6th स्टैंडर्ड में है, 7th में है या फिर 8th या 9th में है। ये चीजें शायद आपको हो सकता समझ ना आ रही हूं, लेकिन फिर भी बच्चा चूंकि 9th 6th स्टैंडर्ड में उतना बड़ा नहीं होता है, गार्जियन इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। कोई भी गार्जियन हो सकता है, उनके माता पिता पढ़े लिखे ना हो, उसका भाई पढ़ा हो सकता है, उसकी बहन पढ़ी लिखी हो सकती है, जो इन चीजों का महत्व भली भांति समझ सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य देना है तो आप उसको एक आदत डालिए, धीरे धीरे उसको ऐसा एनवायरमेंट दीजिए कि वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझ सके कि एग्जाम में कंपटीशन क्या होता है, उसको पढ़ना क्या होता है, करना क्या होता है। यही सब तो है जो चीजें आप 12th स्टैंडर्ड या उसके बाद सीखने वाले थे। अगर आप आज आप अपने बच्चे को
इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते हैं तो जो वो एग्जाम देगा वो हूबहू उसी पैटर्न पे है जो वनडे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं। और मैं ये आश्वासन भी देना चाहता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें कि जो बच्चा आज ये स्कॉलरशिप का फॉर्म पास करता है या इस परीक्षा को पास करता है, यदि उसको दौड़ने की आदत हो गई, परीक्षा पास करने की आदत हो गई, तो एक दिन वो आईएएस की परीक्षा भी पास करेगा। याद रखना। देखिए, किसी भी चीज की जानकारी ऐसे ही नहीं होती है। आप एक घोड़े को पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन उसकी क्षमताओं की जो परीक्षा होती है वो रेस ग्राउंड में ही होती है। जब वो दौड़ने निकलता है, उसको दौड़ाइए, तभी पता चलेगा कि वो कहां तक जा सकता है। मेरी बातों का मतलब आप थोड़े पॉजिटिव वे में लें। यदि आप अपने बच्चे को अभी से आदत डाल देंगे उन सब एग्जाम्स की, तो फिर आपको आगे जाकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका बच्चा स्वतः ही उस दिशा में बढ़ जाएगा। ठीक है, कम टू द पॉइंट। फिर वापस आते हैं उसी पॉइंट पर, जानते हैं एमएमएस योजना के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी। सबसे पहली बात यह है कि वह बच्चा 7th क्लास पास आउट हो और उसने परीक्षा 55% अंकों के साथ पास की हो। इसके अतिरिक्त एससी और एसटी के लिए 5% की छूट है। कहने का मतलब यह है, एससी ऑब्लिक एसटी के लिए केवल यह अनिवार्यता 50% है। वह बच्चा 50% अंकों के साथ पास हुआ हो, वह भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। इसकी अगली प्राथमिकता यह है कि बच्चा नवोदय, सैनिक ऑब्लिक सरकारी आवासीय स्कूल आदि का छात्र ना हो। चूंकि ये सब पहले से ही स्कॉलर स्कूल हैं, चाहे आप नवोदय की बात करें, यह भी एक छात्रवृत्ति ही है, क्योंकि उस बच्चे को रेगुलर तरीके से खिलाना, पिलाना और पढ़ाना सभी सरकार द्वारा होता है। सैनिक स्कूल में भी वही व्यवस्थाएं हैं, उनको कुछ छूट दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी आवासीय स्कूल, जैसे कि आज आप देखते होंगे, जो बालिकाएं, जो कन्या बालिका विद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं, जहां पर आवासीय व्यवस्था है, इस तरीके के विद्यालय के छात्र व छात्राएं भी इसमें मान्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे के परिवार अथवा पिता की आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसकी परीक्षा है, उस परीक्षा के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसको हम रीजनिंग ऑब्लिक मेंटली एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, उससे संबंधित 90 क्वेश्चंस होंगे और इस परीक्षा का जो समय है वह भी 90 मिनट ही रखा गया है। इसके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर जो विषय हैं वो इस प्रकार हैं। (35) क्वेश्चंस विज्ञान, 35 क्वेश्चंस सामाजिक विज्ञान व 20 क्वेश्चंस गणित।